चैप्टर 17 सुबह में भोर होते होते हवा का रुख बदल कर स्थिर हो गया था और लहरें अपनी तीव्रता खो चुकी थीं, क्योंकि पूर्व दिशा से आग की लपटें उठ रही थीं और सूरज की किरणें क्षितिज को चीर रही थीं। केटफा ने आउटरिगा के पीछे के खंभे से बंधी खाने की टोकरी को उठाया और उसे खोला। खाना खाते समय उसकी आंखें समुद्र रेखा से समुद्र रेखा तक दूर दूर तक घूम रही थीं, कुछ भी नहीं। कैरोलिन आंखों से ओझल हो चुका था और पाम ट्री बहुत दूर था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, केवल घाटियां और पहाड़ियां, पीछे से आती हवा और समुद्र से निकलता सूरज जो उसे जकड़े हुए लग रहा था। हवा और धारा के विरुद्ध पीछे हटना उसके लिए असंभव था। एक चप्पू से डोंगी को मोड़ना भी असंभव था और उस उफान में उसे चलाने के अलावा कोई और काम नहीं था। फिर हवा में सीगल उड़ते हुए आए, वे पक्षी जो भोर से पहले कैरोलिन से चले गए थे और पाम ट्री के पास मछली पकड़ने के मैदान की ओर जा रहे थे। वे सूरज के सामने कम ऊंचाई पर उड़ते हुए और शहद के रंग के होते हुए दूर नीले रंग में बर्फ के टुकड़े की तरह सफेद होकर गायब हो गए। पश्चिम की ओर दूर तक पमोट्स, उनकी चट्टानें, नदियां और बिल्कुल बेमतलब धाराएं थीं। पीछे कैरोलिन और गैम्बियस तक फैला खाली समुद्र। पूर्व में दक्षिण अमेरिकी तट 1000 मील और उससे भी ज्यादा दूर उत्तर में पाम ट्री और मार्केसस तक फैला खाली समुद्र और चारों ओर सन्नाटा। यह नई अजीब चीज जिसका उसे कोई नाम नहीं पता था, उसे लगभग डरा रही थी। वो अपने कानों में चट्टान की अनंत ध्वनि के साथ रहती थी। यह उसके पैरों के नीचे की जमीन की तरह उसकी दुनिया का हिस्सा थी, और अब जब ये वापस आ गई थी तो वो खो गई थी। पाल का कभी कभार फड़फड़ाना, धनुष धोने की फुसफुसाहट और खिलखिलाहट, आउटरिगा द्वारा उछाल की चमक को तोड़ने पर झाग की फिज, ये सभी आवाजें उसे सन्नाटे के खिलाफ अजीब लगीं। एक विशाल समुद्री धारा की अपनी एक अलग दुनिया होती है और कुरोशिवो की तरह यह उत्तरी बहाव अपने साथ अपने अनोखे लोगों को लेकर आता है। सुदूर दक्षिण से जेलीफिश, गैम्बियर मैदानों से अल्बाकोर, इसकी सतह पर ऊँधते या सोते हुए कछुए, कभी कभी उड़ती हुई मछलियों का झुंड, अदृश्य निशानेबाजों द्वारा छोड़े गए चांदी के बिना शाफ्ट वाले तीर के सिरे की तरह आगे के पानी में उड़ते हुए गुजरते थे। एक बार लहर की एक खड़ी दीवार को पार करते हुए उसने एक शार्क को चमकदार हरे रंग में बर्फ में मछली या एम्बर में एक फॉन की तरह झूलते हुए देखा। दोपहर के समय स्टाबोर्ड की ओर एक चट्टान दिखाई दी जो कि एक वेल की तरह धारदार और फुहारें मार रही थी, और फिर सूर्यास्त से ठीक पहले उत्तर की ओर उड़ते हुए सीगल उसके पास से गुजरने लगे। पानी के उस पार वह और भी सीगल को पूरी उड़ान भरते हुए देख सकती थी। सभी उत्तर की ओर जा रहे थे। सूर्यास्त की आखिरी लपट में खड़ी होकर उसने अपनी आंखें तान ली, कुछ भी नहीं। एक बार उसे लगा कि वो दूर क्षितिज को चीरती हुई एक बिंदु देख सकती है, भूमि या गूल के पंख, लेकिन वो निश्चित नहीं थी। फिर अंधेरे के साथ हवा शांत हो गई और समुद्र की लहरें एक हल्की उछाल में बदल गईं और डोंगी के तल में दुबकी हुई कटफा, उसका सिर आउटरिगा पोल के खिलाफ आराम कर रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह भोर में जागी तो पूरा पूर्वी आकाश एक विशाल गुलाब की पंखुड़ी की तरह लाल हो गया था, जिस पर दिन का तारा उसकी एक बूंद की तरह चमक रहा था। उत्तर से हवा की हल्की सांसें अपने साथ एक फुसफुसाहट लेकर आई, चट्टान की फुसफुसाहट, और एक पल के लिए जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, कैरोलिन की तस्वीर उसके सामने आ गई। क्या वह पीछे चली गई थी? उठकर और मस्तूल को पकड़कर उसने अपना चेहरा हवा की ओर घुमाया, और वहां बहुत दूर अभी भी लेकिन भूमि की हवा की सुगंधित सांस के साथ उसकी ओर सांस लेते हुए वह रूप पड़ा था जिसे उसने मृग तृष्णा में देखा था, जैसे एक सपने देखने वाला अपने भाग्य को देखता है। क्षण प्रतिक्षण जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता गया वह अधिक स्पष्ट और अधिक निश्चित होता गया, यहाँ तक कि सूर्य की प्रथम स्तर की किरणों से टकराकर वह नीले रंग में पूर्ण जीवन के साथ खिल उठी।